1 अक्टूबर 2024 साउथ दिल्ली के महिपालपुर में एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला गोडाउन था, जहां बाहर से सब सही लग रहा था। लेकिन अचानक वहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल रेड करती है। अंदर रखे कार्टन्स और स्नैक्स के पैकेट्स को जब खोला गया तो ऑफिसर्स के भी होश उड़ गए। उनके अंदर छुपा था 560 किलोग्राम का प्योर हाई ग्रेड कोकेन। लेकिन सस्पेंस यहाँ खत्म नहीं हुआ। इस एक रेड की जब ट्रेल को फॉलो किया गया तो दिल्ली के ही रमेश नगर की एक छोटी सी दुकान और आगे चल के गुजरात के अंकलेश्वर तक एक पूरा ट्रांस नेशनल नेटवर्क बाहर आया। टोटल ड्रग रिकवरी की वैल्यू थी 13,000 करोड़ की। ये नंबर दिल्ली पुलिस के पूरे साल का ऑफिशियल बजट जो 11,170 करोड़ का है, जहां सैलरीज, पेट्रोल्स, मेंटेनेंस, वेपन्स, ये सब कुछ इसी बजट के अंदर आ जाता है, उससे भी बड़ा था। एक सिंगल क्रिमिनल नेटवर्क जो नेशनल कैपिटल के अंदर चुपचाप ऑपरेट कर रहा था, वो फाइनेंशियली पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस से भी बड़ा हो चुका था। आज नंबर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के ऑन पेपर डेटा के अकॉर्डिंग दिल्ली ने अब पंजाब को कंप्लीटली ओवरटेक कर लिया है और इंडिया का नया नंबर 1 ड्रग ट्रैफिकिंग हब बन गया है। और कोई सस्ती हेरोइन से नहीं, इस बार ड्रग साउथ अमेरिका और दुबई के कार्टेल से आने वाली हाई ग्रेड कोकेन है, जो 5,000 से 20,000 रुपीस पर ग्राम पे सेल होती है। आज हम समझेंगे कि कैसे इंडिया का नेशनल कैपिटल चुपचाप इंडिया का ड्रग कैपिटल बन गया, कैसे इस सिस्टम में आज क्रिप्टो और डार्क वेब जैसे मॉडर्न टेक का यूज हो रहा है, और दिल्ली दुनिया के सबसे डेंजरस कार्टेल्स का एक नया हब क्यों बन रहा है। मैं हूं जील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वॉचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1, इंडियाज नार्को ट्रैप। आउट ऑफ नोवेयर अचानक से दिल्ली ड्रग्स का इतना बड़ा हब कैसे बन गया? सच्चाई यह है कि इंडिया एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप में फंसा हुआ है। अगर आप मैप पर ध्यान से देखो तो इंडिया दुनिया के 2 सबसे बड़े ड्रग प्रोडक्शन जोन्स के बीच में सैंडविच बन गया है। वेस्ट की तरफ है गोल्डन क्रेसेंट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। सालों से यही वो रूट है जहां से हेरोइन और मॉर्फिन जैसे ड्रग्स इंडिया आते हैं। जो अंडरग्राउंड टनल्स और बॉर्डर रूट्स आज ड्रग्स को स्मगल करने के लिए यूज हो रहे हैं, कल वही रूट्स वेपन्स और टेररिस्ट्स को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए यूज होंगे, विच मीन्स इंडिया का ड्रग मनी टेरर फंड कर रहा है। एंड ईस्ट में देखे तो है गोल्डन ट्राइंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। ये एरियाज आज दुनिया की सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री कहलाए जाते हैं, स्पेशली म्यांमार का शान स्टेट। वहां गवर्नमेंट अथॉरिटी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है। वहां के डेंस जंगल अब इंडस्ट्रियल स्केल के लैब्स बन चुके हैं, जहां याबा, क्रिस्टल मैथ और आइस टन्स के अकॉर्डिंग बन रही है। और ये सारे ड्रग्स डायरेक्टली मणिपुर और मिजोरम के मोहरे और चंपई बॉर्डर से इंडिया में आ रहे हैं। तो इंडिया लिटरली दोनों तरफ से सराउंड हो चुका है और इन दोनों तरफ से आने वाले सारे रूट्स का ट्रैफिक आकर मिलता है हमारे सेंटर दिल्ली में। एंड क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है, हमारी फैक्ट्रीज में बल्क में मेडिसिन बनने के लिए एफिड्रीन और सूडो एफिड्रीन जैसे केमिकल्स बनते हैं। कार्टेल्स इन्हीं लीगल केमिकल्स को इलीगली डाइवर्ट करके खुद यूज करते हैं, ताकि वहां के जंगल्स में इन्हीं इंडियन केमिकल से वो मेथाफेटामीन बना सके और उसके बाद वही फिनिश्ड हाईली एडिक्टिव मैथ वापस इंडिया में स्मगल होती है और दिल्ली के एलीट क्लब्स में महंगे रेट्स पे बिकती है। आयरनी इज हम रॉ केमिकल्स एक्सपोर्ट करके उसी को पॉइजन बना के खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, जो एक एंडलेस सेल्फ सस्टेनिंग लूप में चल रहा है। चैप्टर 2, कॉर्पोरेट कार्टेल्स। अब उस अक्टूबर 2024 वाली रेड्स की डिटेल्स देखते हैं, क्योंकि जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उस वेयरहाउस के अंदर घुसी तो अंदर जो हुआ वो नार्को थ्रिलर से कम नहीं था। महिपालपुर, साउथ दिल्ली एयरपोर्ट से हार्डली 3 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिखने वाला गोडाउन था। बाहर से सब शांत। पुलिस वहां रेड करती है और अंदर से मिलती है 560 किलोग्राम हाई ग्रेड कोकेन और 40 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोपोनिक मैरिजुआना, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकलती है 5,600 करोड़ की। पता चलता है मैरिजुआना थाईलैंड से आई थी और कोकेन डायरेक्टली साउथ अमेरिकन कार्टेल से। इसके कुछ ही दिन बाद वेस्ट दिल्ली में एक रेंटेड शॉप पर रेड होती है और वहां से मिलती है एडिशनल 208 किलोग्राम ऑफ कोकेन। और ये कोकेन किसी ब्रीफकेस में नहीं था, इसे नमकीन के प्लास्टिक पैकेट्स के अंदर परफेक्टली सील करके पैक किया गया था, जिसके ऊपर टेस्टी ट्रीट्स जैसे लेबल्स लगे थे। जब और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ट्रेल गुजरात पहुंची। वहां एक टोटली लेजिटिमेट दिखने वाली मेडिकल कंपनी इस कार्टेल के लिए रिफाइनिंग और स्टोरेज फैसिलिटी का काम कर रही थी। जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली से स्टार्ट हुआ था उसमें 1290 किलोग्राम ऑफ कोकेन, 40 किलोग्राम मैरिजुआना और टोटल 13,000 करोड़ रुपीस की वैल्यू के ड्रग्स सीज हुए थे। ये इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी सिंगल सिंडिकेट ड्रग बस्ट बन गई। एंड ये जिस तरह से ऑपरेट होता है वो तो और भी शॉकिंग है। इसका ऑपरेशन कोई लोकल गैंग नहीं करती, ये नेटवर्क प्रैक्टिकली एक बिजनेसमैन चला रहा है।
वीरेंद्र बसोया, जो दुबई में बैठा एक इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन है, उसका नाम 2023 में पुणे में जब एक 3000 करोड़ की मैफिड्रोन सीजर हुई थी तब आया था, लेकिन अपने इंटरनेशनल कनेक्शंस यूज करके वो यूएई निकल गया। दुबई में बैठ के ये साउथ अमेरिकन कार्टेल से डील्स क्रैक करता, हवाला के थ्रू पैसे रोटेट करता और शिपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करवाता था। ही वॉज द मास्टरमाइंड। चैप्टर 3, डिलीवरिंग पॉइजन। अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ड्रग्स कहाँ से आती है और ये सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, पर एक सबसे बड़ा सवाल और सबसे प्रैक्टिकल सवाल अभी भी है कि ये हाई एंड ड्रग्स दिल्ली एनसीआर के टाइटली सिक्योर्ड पॉश अपार्टमेंट्स और कॉलेज हॉस्टल्स तक पहुंचती कैसे है, इनको एंड तक डिलीवर कौन कर रहा है। पिछले कुछ टाइम में एनसीबी ने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और इवन बेंगलुरु में ऐसे मल्टीपल सिंडिकेट्स बस्ट किए हैं जो हमारे डेली डिलीवरी एप्स यूज कर रहे हैं एमडीएमए, कोकेन और मैरिजुआना डिलीवर करने के लिए। मोडस ऑपरेंडी एकदम सिंपल है। ड्रग्स को बहुत छोटी और नॉर्मल सी दिखने वाली चीजों में पैक किया जाता है, किसी बुक के अंदर, सॉफ्ट टॉयज में, प्रोटीन पाउडर के डब्बों में, और फिर एक फेक नंबर और फेक नाम से पोर्टर या स्विगी जीनी पर पिकअप बुक होता है। अब उस डिलीवरी पार्टनर के एंगल से सोचो जो 40-50 रुपए की डिलीवरी फी के लिए पूरी रात स्कूटर चला रहा है। उसको कोई आइडिया ही नहीं होता कि उसके बैकपैक में जो टिफिन रखा है उसमें लाखों रुपए के सिंथेटिक ड्रग्स है। कार्टेल्स ने अपना सबसे बड़ा रिस्क, जो लास्ट माइल डिलीवरी का रिस्क होता है, उसे कंप्लीटली आउटसोर्स कर दिया है। अगर पुलिस रास्ते में चेकिंग भी करती है तो कार्टेल के आदमी सेफ बैठे होते हैं। पकड़ा जाता है एक इनोसेंट गिग वर्कर जिसको इस डार्क अंडरवर्ल्ड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अब डिलीवरी तो हो गई, पर पेमेंट कैसे होती है? यहाँ एंट्री होती है डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसी की। उत्तराखंड के बनमीत सिंह केस से इसको समझते हैं। हल्द्वानी में बैठे इस लड़के ने अपने लैपटॉप से सिल्क रोड और अल्फाबे, जो डार्क वेब के अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, उस पर एक ग्लोबल ड्रग एम्पायर खड़ा कर दिया था। फेंटेनिल, एक्सटेसी सब कुछ वहीं बिक रहा था और दुनिया भर के कस्टमर्स उसको क्रिप्टो में पे कर रहे थे। जब फाइनली यूएस की डीईए ने इस नेटवर्क को क्रैक किया और उसको पकड़ा तो उन्होंने उसके पास से $150 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी सीज की, जो ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए होते हैं। ये डीईए की हिस्ट्री में भी आज तक की सबसे बड़ी सिंगल क्रिप्टो सीजर थी। और मास्टरमाइंड कौन था? एक स्मॉल इंडियन टाउन टेकी। दिल्ली में भी एग्जैक्टली यही प्लेबुक यूज हो रही है। क्रिप्टो को लोकल पुलिस ट्रैक नहीं कर सकती और जब तक इंटरनेशनल एजेंसीज आती है, कार्टेल्स नए वॉलेट्स बना चुके होते हैं। जो ऐप आपको खाना डिलीवर कर रही है वही एप्स ड्रग्स डिलीवर कर रही है, और जो क्रिप्टो लोग इन्वेस्टमेंट्स के लिए खरीद रहे हैं वही क्रिप्टो कार्टेल्स अपनी फंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं। एंड दिस शोज की नार्को अंडरवर्ल्ड और हमारी नॉर्मल डिजिटल लाइफ के बीच अब बड़ी बाउंड्रीज नहीं रही। चैप्टर 4, नार्को इकोनॉमी। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आप नहीं मानेंगे बट इस ड्रग इकोसिस्टम का असर आपके पॉकेट पे भी पड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि आपने तो जिंदगी में कभी ड्रग्स को छुआ भी नहीं है, आपके आसपास वाले लोग भी बिल्कुल क्लीन है, तो आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। सोचिए, जब एक सिंगल कार्टेल 13,000 करोड़ की डील करता है तो ये इतना सारा कैश आखिर जाता कहाँ है? ये कोई सेविंग्स अकाउंट में तो डिपॉजिट होगा नहीं। इस बड़े ब्लैक मनी को सिस्टम में वाइट करना पड़ता है, और इंडिया में मनी लॉन्डर करने का सबसे ओल्ड, सबसे फेवरेट तरीका है रियल एस्टेट। फाइनेंशियल एजेंसीज और एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग इन नार्को कार्टेल्स के हजारों करोड़ रुपए सीधा दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा की प्रॉपर्टी मार्केट में पंप हो रहे हैं। ये कार्टेल्स फेक शेल कंपनीज बनाता है और उनके थ्रू बल्क में प्रीमियम रेसिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल ऑफिसेज खरीद लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स का एक सिंपल रूल है कि जब अचानक से मार्केट में इतना अनअकाउंटेड कैश आता है तो रियल एस्टेट की डिमांड और प्राइसेस आर्टिफिशियली आसमान तक पहुंचने लगती है, विच अफेक्ट्स योर पॉकेट। तो आखिर हम इनको पकड़ क्यों नहीं रहे? क्या हमारी पुलिस और सिस्टम इन ट्रैफिकर्स के सामने फेल हो चुकी है? इसका जवाब आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के इन स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा। 2023 के डेटा के हिसाब से ड्रग रिलेटेड केसेस में पूरे देश का कन्विक्शन रेट रफली 20% था। इसका मतलब है कि अगर पुलिस 100 ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ के अरेस्ट करती है तो उनमें से 80 क्रिमिनल्स आराम से लैक ऑफ एविडेंस या एक्सपेंसिव लॉयर्स की मदद से लीगल लूपहोल्स से निकल जाते हैं और वापस मार्केट में आ जाते हैं अपना सो कॉल्ड बिजनेस बढ़ाने। अब आप कहोगे कि एनसीबी, जो स्पेसिफिकली इन्हीं केसेस को हैंडल करती है, वो तो अच्छा काम कर रही होगी। हाँ, एनसीबी हमारी टॉप टियर एजेंसी जरूर है, उनका कन्विक्शन रेट भी ऑलमोस्ट 60 to 65% है, लेकिन रियलिटी ये है कि एनसीबी पूरे देश के टोटल ड्रग केसेस का बहुत छोटा सा फ्रैक्शन हैंडल करती है, एंड इन दैट केस कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अब लो कन्विक्शन का मतलब है इन क्रिमिनल्स में सिस्टम का डर बचा ही नहीं है। इन्हें पता है कि पकड़े गए तो भी बचने के बहुत सारे रास्ते हैं, एंड यही सिंगल रियलिटी दिल्ली के इस नए क्राइसिस को हिस्ट्री का सबसे डेडली स्पॉट बनाती है, एंड इसीलिए दिल्ली में ये इलीट्स को मार रही है। ये प्रॉब्लम क्लोज डोर्स, वीआईपी लॉन्जेस और पेंट हाउसेस के पीछे छुपी हुई है, और इतिहास गवाह है। थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर 1980s का मायामी इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि एक इनविजिबल क्राइसिस हमेशा सबसे डेडली होती है।
वहां के कोकेन काउबॉयज ने इतना पैसा जनरेट किया था कि वहां की बैंक्स में कैश रखने की जगह ही नहीं बची थी। लोगों को लगा कि व्हाइट कॉलर ड्रग है, एलीट लोग पार्टी ही तो कर रहे हैं, इससे सोसाइटी को क्या नुकसान होगा। लेकिन वहीं इनविजिबल मनी ने धीरे धीरे सिस्टम को अंदर से तोड़ दिया। जब तक अमेरिका जागा तब तक मायामी दुनिया का मर्डर कैपिटल बन चुकी थी। आज दिल्ली वहीं पे खड़ा है। इसीलिए आप भले ही ड्रग्स को टच ना करते हो, बट वो इनडायरेक्टली आपको जरूर अफेक्ट कर रहा है। चैप्टर 5 द फाइट बैक। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिस्टम कुछ नहीं कर रहा, क्रेडिट जहां बनता है वहां देना पड़ेगा। दिल्ली में ऑपरेशन कवच के अंडर हजारों रेड्स हुई है, 7000 से ज्यादा अरेस्ट्स हुए हैं और टन्स के हिसाब से ड्रग्स पकड़े गए हैं। यहां तक कि दिल्ली के मेजर कॉलेजेस और हॉस्टल्स पर अब डायरेक्ट पुलिस सर्वेलेंस सिस्टम है ताकि सप्लाई चेन तोड़ी जा सके। पर इन रियलिटी ये सब भी काफी नहीं है, क्योंकि जब तक हमारा नेशनल कन्विक्शन रेट सिर्फ 20% रहेगा, जब तक 100 में से 80 अरेस्टेड ट्रैफिकर्स आराम से लीगल लूप होल्स निकाल के फायदा उठाएंगे, तब तक ये साइकिल नहीं रुकेगी। अगर इस प्रॉब्लम को रूट से निकालना है तो बाकी कंट्रीज की तरह सीखना पड़ेगा। आइसलैंड और पोर्चुगल जैसे कंट्रीज ने अपने बड़े ड्रग प्रॉब्लम को सिर्फ पुलिस से नहीं हराया। उन्होंने एक सिंपल रियलिटी समझी कि पुलिस शायद सिर्फ सप्लाई रोक देगी, लेकिन जब तक मार्केट में डिमांड है ड्रग्स आते रहेंगे। उस डिमांड को मारने के लिए आपको यूथ को बेटर ऑल्टरनेटिव्स, वर्ल्ड क्लास रिहैब्स और प्रॉपर कम्युनिटी सपोर्ट देना पड़ता है। एडिक्ट्स को क्रिमिनल्स की तरह नहीं, पेशेंट्स की तरह ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने सिर्फ अरेस्ट पे फोकस किया तो कल शायद एक वीरेंद्र बसोया जेल जाएगा और परसों नए 10 और खड़े हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या इंडिया अपने नेशनल कैपिटल को बचाने के लिए वो अर्जेंसी दिखाएगा जो पंजाब के लिए दिखाई थी। पोर्चुगल ने रिहैब और एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, आइसलैंड ने कम्युनिटी प्रोग्राम स्केल किए। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो आप खुद भी कर सकते हैं, विच इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ताकि इन बड़े सिस्टम्स को अच्छे से समझकर ऑपरेट करके डीकोड कर सके, जिससे ये सिस्टम्स डिसरप्ट हो। और उसी के लिए आपको अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। कमेंट्स में बताइए कि दिल्ली के इस ड्रग क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मैं हूं झील, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए एंड ऐसे और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब टू अपग्रेड। टिल देन, स्टे क्यूरियस।